तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बायोलॉजी की लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 11th बायोलॉजी के अंतर्गत सेल थ्योरी और कोशिका सिद्धांत, कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी। और उस जानकारी के अंतर्गत ये है आपका पार्ट नंबर 2। ये दूसरा भाग है। इसके पहले हमने आपको पार्ट नंबर 1 सेंड कर चुका है, आपने देख चुके होंगे और उसमें सेल की कुछ बातों पे चर्चा हुई थी। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि सेल एक्चुअली है क्या, ये सेल क्या है। ठीक, तो सेल वास्तव में अगर इसकी डेफिनेशन कही जाए तो ये जो सेल होते हैं वो हमारे संपूर्ण जीवन में एक जो जीव होता है उस जीव की पहली बात तो ये संरचनात्मक इकाई है, दूसरी बात क्रियात्मक इकाई है और तीसरी बात ये आनुवांशिक इकाई है। इसका मतलब जो कोशिका है वो संरचनात्मक, क्रियात्मक और साथ ही साथ आनुवांशिक इकाई है। यह खास बात है। जीवन की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक फंक्शनल और नेक्स्ट है जेनेटिक इकाई। सो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिकल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक जो ऑर्गेनिज्म होता है जीव, उसके लिए ये क्या है? संरचनात्मक, कार्यात्मक और साथ ही साथ ये जेनेटिक इकाई। अब बात ये आती है इसके बारे में, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट का मतलब होता है ये मूलभूत आधार है, बेसिक इकाई है, मूल इकाई है। किसके लिए? ऑफ लाइफ, यानी जीवन की बेसिक इकाई है ये। अब इसके लिए हम देखते हैं, आप देखेंगे पॉइंट नंबर आप R1। मैं कोशिका सिद्धांत की ओर लेकर जा रहा हूं, लेकिन कुछ हिस्ट्री पे भी हम चर्चा करेंगे। कुछ हिस्ट्री हमने इसके पहले भी देख चुके हैं, ल्यूवेनहॉक तक हम देख चुके थे। उसके आगे सन 1838 में एक बॉटनिस्ट थे, यानी कि वनस्पति शास्त्री थे, जिनका नाम था स्लीडेन। देखेंगे 1838 में किसने? स्लीडेन कौन है? एक बॉटनिस्ट है, यानी एक वनस्पति शास्त्री है। और वनस्पति शास्त्री है, इन्होंने पादप पर, प्लांट पे इन्होंने काफी स्टडी किया और बताया कि जो सेल होती है, सेल यानी जितने प्लांट हैं, पादपों के बारे में बताया कि जितने प्लांट हैं वो सब की सब सेल से बने हैं और ये सेल जो होते हैं वो ऊतक का निर्माण करती है। अब बात आती है ऊतक क्या होती है। ऊतक जो है, ये ऊतक वो है कोशिकाओं का समूह होता है। क्या किसी भी प्रकार की कोशिका समूह मिला लेंगे तो क्या ऊतक बन जाएगा? नहीं। ऊतक उन कोशिकाओं का समूह होता है जो कोशिकाएं एक समान हो, समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। तो पहली बार आप देखेंगे 1838 में स्लीडेन ने प्लांट का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि प्लांट जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है और कोशिका से मिलकर बना है कौन? ऊतक, जिसे इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। अब बात आती है कि फिर जंतुओं का क्या हुआ। तो जस्ट आफ्टर वन ईयर इन 1839 द जूलॉजिस्ट हियर डिफरेंट, स्लीडेन इज बॉटनिस्ट बट स्वान इज जूलॉजिस्ट। स्वान एक दूसरे वैज्ञानिक हुए जो कि जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब जंतु विज्ञान से इनका संबंध था, ये जंतु विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जंतु कोशिका पे इस बात को बताया, लेकिन उन्होंने बताया जंतु कोशिका के चारों ओर एक परत पाई जाती है। उसके चारों ओर क्या पाई जाती है? एक परत पाई जाती है। और उस परत को, जिसे हम वर्तमान में प्लाज्मा झिल्ली के नाम से
यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से हम जानते हैं, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। आप देखेंगे ये कोष्टक में यहां वर्तमान लिखा है और वर्तमान लिखा है, इस बात को समझना, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंसेप्ट, वो नाम स्वान ने नहीं दिया था। उन्होंने तो केवल ये बताया था कि जो जंतु कोशिका है इसके चारों ओर एक परत होती है, उस परत का जो नाम है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात नहीं बताया, परत होती है बस, इतना ही बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान में आज वो चीज है, वर्तमान में जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते। अब बात समझना, स्लीडेन जो कि पादप पे काम किया था, स्वान ने जंतुओं पे काम किया, लेकिन एक और बात, स्वान ने ही पादपों पे भी काम किया। देखेंगे, देखिए यहां पे स्टार में लिखा है, देखो स्वान के अनुसार सभी पादप, शब्दों पे ध्यान दें, पादप था, जंतु शास्त्र से इसका संबंध था, लेकिन पादप, ठीक है, इसने क्या किया, देखिए ये देखो पादप, यहां देखेंगे, सॉरी, पादप के चारों ओर एक परत पाई जाती है, यानी जो स्वान है जंतुओं के चारों ओर एक परत पाई जाती है, वो तो बताया, जो वर्तमान में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, लेकिन इसने पादप पे भी काम किया और पादप के चारों ओर भी एक परत पाई जाती है, इस बात को भी इन्होंने बताया, लेकिन नाम नहीं दिया। पादप के चारों ओर एक परत, जिसको कोशिका भित्ति के नाम से यानी सेल वॉल के नाम से जानते हैं, यह है सेल वॉल, कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। फाइनली, चूंकि स्वान ने पौधे पे भी काम किया और जंतु पे भी काम किया, तो उन्होंने कॉमन रूप से कह दिया, किसने, स्वान ने कहा कि सभी पादप और जंतु, एक साथ मिला के कहा कि सभी पादप और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। एक बात ये, इसके बाद चूंकि दोनों का रोल था, यहां पे इन दोनों का रोल था, इन दोनों ने मिलकर के, यानी कि स्वान और स्लीडेन दोनों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उसे दिया। अब देखें, स्वान और स्लीडेन ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत दिया, मतलब सीटी, सेल थ्योरी जो है उसको किसने दिया, दोनों ने मिलकर दिया। लेकिन इनमें एक कमी रह गई, और वो कमी ये थी, इन्होंने किंतु नहीं बताया कि नई कोशिका कैसे उत्पन्न हुई, नई कोशिकाएं कैसे उत्पन्न हुई, इस बात की जानकारी इस कोशिका सिद्धांत के अंदर में नहीं दी गई। अब बात को समझना है। इसके बाद प्रयास किया रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में नए वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चोव, ठीक है, जो कि मॉडर्न साइटोप्लाज्म थ्योरम, यानी कि मॉडर्न सेल थ्योरी, एमसीटी, मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक माने जाते हैं रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने कहा जो नई कोशिका है वो पूर्व की कोशिकाओं से उत्पन्न हुई है, जैसे अपन है, हम अपने माता पिता से, हमारे माता पिता वो अपने माता पिता से, तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो नई कोशिकाएं हैं वो किससे उत्पन्न हुई हैं, पूर्व, पहले से उपस्थित कोशिकाओं से। जो कोशिकाएं प्री एग्जिस्टिंग हैं, जो पहले से हैं, उनसे नई कोशिकाओं का जन्म हुआ है। देखें, हम इसके लिए एक शब्द जो कि कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका जो पूरा नाम है, जिससे ये बात आई थी सामने, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है कि एक नई कोशिका पूर्व में स्थित कोशिका से उत्पन्न हुई है। उसके बाद सेल सिद्धांत, यानी ये जो सेल थ्योरी है, तो ऊपर हमने जो पॉइंट्स कुछ पढ़े हैं उन सब को मिला जुला करके हम पॉइंट लिख दें और वो कहलाएगी सेल थ्योरी। आप देखें फर्स्ट पॉइंट, सभी जीवित कोशिका जो है, सभी जीवित जीव किससे बने हैं,
कोशिका से निर्मित हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड बाय सेल। नेक्स्ट पॉइंट है, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक जो नई कोशिका है, द ईच न्यू सेल, अरे हर नई कोशिका अराइज, जन्म लेती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो नई कोशिका है वो पूर्ववत कोशिकाओं से बनी होती हैं। और कोशिका में जो क्रियाएं होती हैं, कोशिका में अंतर क्रिया के कारण जीव के अंदर की क्या होती हैं, क्रिया। कोई जीव क्रिया क्यों कर पाता है, क्योंकि उसकी कोशिकाओं में अंतर क्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे शुरुआती पॉइंट था हमारा, कि कोशिका जो है वो जीवन का संरचनात्मक, क्रियात्मक और अनुवांशिक इकाई है। तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक और अनुवांशिक इकाई। ये थे कंसेप्ट किसके, सेल थ्योरी के। और ये सेल थ्योरी में इस पॉइंट को आप थोड़ा गौर से देखें, जीवित जीव, यानी जो है वो जीवित जीव पर लागू, ये जो सेल थ्योरी है वो जीवित कोशिकाओं पर ही लागू होगी ओनली, ठीक है। नोट, वायरस पर यह लागू नहीं होता। ये जो सेल सिद्धांत है वायरस पर लागू नहीं होता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये जो वायरस है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो बहुत से ऐसे गुण हैं जिससे कि उसमें निर्जीव के समान गुण पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी ये अविकल्पी परजीवी हैं। ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक। और ये सब सेलुलर है, सब सेलुलर है, इसका मतलब ये बाहर से जो है ये मृत होती है। तो बात को समझना है कि ये वायरस पर ये सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला कंसेप्ट, हम अपने अगले थ्योरी के साथ में, थ्योरी अगली नहीं होगी, सॉरी, इसी के आगे हम लेकर चलेंगे हम अपना अगले स्लाइड में। थैंक्स।